माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ भाग 15। वीर भाई, मुझे छवि के लिए बुरा लग रहा है। प्रिंस उसे लड़के से अपने आप को बचाने के लिए हमारे रूम में आई थी, यह सोचकर कि वह उसे रूम में सेफ है, लेकिन हमने भी उसके साथ वही किया जिससे वह बचकर भाग रही थी। नील, अपने आप को भले मत करो, जो गिल्ट तुम्हें है वह मुझे भी है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वह जानबूझकर नहीं किया, नशे में किया। तुम ही बताओ, अगर हम नशे में नहीं होते तो क्या हम छवि के साथ यह सब करते? भाई, हम प्रिंस से शादी कर लेंगे। नींद, तुम्हें क्या लगता है, क्या छवि हम दोनों से शादी करने के लिए मान जाएगी? कोई भी लड़की अपने लिए दुआ हस्बैंड से नहीं चाहेगी। तुम अपनी यह जिद छोड़ दो, क्यों नहीं देते? समाज हमारी शादी को कभी नहीं मानेगा। भाई, ये सिर्फ मेरी जिद नहीं है, बल्कि आप भी यही कहना था कि हम जब भी शादी करेंगे तो एक ही लड़की से शादी करेंगे। और रही बात समाज की, तो आप कब से यह मानने वालों कि समाज क्या सोचता है? वीर नील, हमारे कहने या ना खाने से क्या फर्क पड़ता है? क्या छवि इस बात को मानगी? और मैं समाज के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छवि को इस बात से फर्क पड़ेगा कि समाज क्या सोचता है। भाई, इस समाज को हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात छवि की, तो मैं उसे समझाऊंगा, बना लूंगा मैं उसे। भाई, क्या आपको छवि पसंद नहीं है? नहीं नील, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? भाई, आप क्यों नहीं मान रहे हो? जब आप भी छवि से प्यार करते हो तो वीर, ठीक है, अगर छवि को कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। नील खुश होकर वीर के गले लग जाता है। नील, तुम यहीं रुको और अस्पताल की जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरी करके छवि को डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ, और जल्दी से छवि को डिस्चार्ज करवा कर ओबरॉय मेंशन में लेकर आ जाओ। और भाई, आप, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो भी ऑफिस का पेंडिंग वर्क है उसे पूरा करके शाम तक मैं भी ओबरॉय मेंशन पहुंच जाऊंगा। नील, नहीं भाई, ऑफिस में जाऊंगा, आप यहीं रुक कर अस्पताल की जब भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करवाए और छवि का डिस्चार्ज लेकर आप उसे ओबरॉय मेंशन लेकर जाए। नील, मैं तुम्हें कह रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो, तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते? भाई, आप छवि से एक बार भी नहीं मिले हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रुक और थोड़ा वक्त छवि के साथ गुजारे, ताकि छवि भी आपको जान सके, पहचान सके। नील, जान पहचान के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। मैं शाम को भी छवि से मिल सकता हूँ। नहीं भाई, मैं ऑफिस जाऊंगा, प्लीज भाई मान जाए ना। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ छवि के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ। नील खुश होकर, ठीक है भाई, तो फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर दोनों ब्रदर्स अपने सेक्रेट रूम से बातें करते हुए बाहर आते हैं। मेल ऑफिस के लिए निकल जाता है और वीर छवि के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता है। प्राइवेट रूम में नर्स छवि से बातें कर रही थी और छवि नर्स की बातों का सिर्फ हाँ, अच्छा और मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। नर्स उषा मैडम ने आपको बिल्कुल सही नाम दिया है, एंजल, आप एक एंजल की तरह हो। जवाब में छवि सिर्फ मुस्कुरा देती है। नर्स, आप अपने बारे में बताओ ना। एंजल, मैं क्या बताऊं आपको अपने बारे में? मेरे बारे में कुछ जानने लायक नहीं है। कुछ भी बताए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताए। आपकी फैमिली कैसी है? आपसे कितना प्यार करती है? मेरी फैमिली तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं तो अपनी फैमिली के प्यार से परेशान हो चुकी हूँ। मेरी माँ मुझे दिन भर में 4 से 5 बार तो कॉल कर ही लेती है, और हर बार कॉल करके कुछ न कुछ पूछकर मुझे परेशान करती है। तुमने खाना खाया कि नहीं? तुम जल्दी सोई कि नहीं? छवि, आप बहुत लकी हो कि आपको इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली है। हर किसी को यह नसीब नहीं होता। इतना कहकर छवि की आंखें नम हो जाती है। नस, क्या हुआ एंजल?
आप रो रही हो छवि, अपने आंसू पहुंचने हुए नहीं, शायद मेरी आंखों में कचरा चला गया है। वैसे आपकी माँ कहाँ रहती है जो आपसे फोन पर बात करती है? नस में एक छोटे से गांव में रहने वाली हूँ, यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने आई थी और उसके साथ साथ नर्सिंग की नौकरी भी कर रही हूँ ताकि अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। नस छवि से बात कर रही थी कि अचानक एक रोबदार पर्सनैलिटी वाला शख्स रूम में एंटर करता है। नस की नजर जैसे ही उसी शख्स पर पड़ती है तो वह उसका और देखकर डर जाती है। छवि भी उसी शख्स को देखते हैं तो वह भी सहम जाती है। नस को इशारा करके वहां से जाने के लिए कहता है। वीर का इशारा समझकर नस भी वहां से 9-2-11 हो जाती है। वीर चलकर सीधा छवि के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वीर की करीबी से छवि का दिल जोर से धड़कने लगता है। वही अपनी नजरें झुकाकर बैठी थी। छवि की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वीर को देखने की, उसे उसके बारे में पूछने की। वीर जब छवि को इतना नर्वस होते देखा है तो वह छवि से कहता है, इतना क्यों घबरा रही हो? मैं क्या तुम्हें भूत नजर आ रहा हूँ? छवि वीर की तरफ देखकर जल्दी से अपना नाम में गर्दन हिला देती है। इस वक्त छवि के फेस पर बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशंस थे। वीर जब छवि को ऐसे देखा है तो वह अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। वीर, मेरा नाम वीर ओबरॉय है। छवि अपना नाम बताती उससे पहले ही वीर कहता है, मुझे तुम्हारा नाम पता है। छवि, मिश्रा, मेरा भाई ने मुझे बताया। खाना खाया तुमने? छवि, हाँ। मैं अपना सर हिला देती है। और दवाई वह भी ले ली। अब कैसा फील कर रही हो? पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी है, 1 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। छवि घबराकर पूछता है, यहाँ से कहाँ जाएंगे? छवि को लगता है कि वीर को मिश्रा हाउस ले जाएगा। वीर मुस्कुरा कर कहता है, हमारे घर ओबरॉय मैंशन। और फिर वीर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा लेता है कि अचानक छवि वीर को रोक कर कहती है, सुनिए। छवि के मुंह से अपने लिए सुनिए सुनकर वीर के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे ऐसी फीलिंग आती है जैसे पत्नी अपने पति को कह रही हो और वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वीर भी छवि की तरफ मुड़कर छवि को अपने दिलकश आवाज में वैसे ही जवाब देता है, जी कहिए। मेरे पास कपड़े नहीं है क्या? मैं ऐसे ही चलूंगी। वीर, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे। इतना कहकर वीर सीधा बाहर चला जाता है। ओबरॉय ऑफिस। दोपहर के 3 बजे ऑफिस के बाहर एक ब्लैक कलर की आलीशान गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से शक्ति बाहर आता है और सीधा ओबरॉय ऑफिस के अंदर चला जाता है। शक्ति की पर्सनैलिटी भी काफी दमदार है। वह भी देखने में काफी हैंडसम और खूबसूरत है। जब भी शक्ति और ब्रायर ऑफिस आता है तो लड़कियां तो उसे देखने में बिजी हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही था। शक्ति सबको इग्नोर करता हुआ लिफ्ट के अंदर चला जाता है और 10th फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट सीधा 10th फ्लोर पर जाकर रुकती है जहां पर ओबरॉय ब्रदर का केबिन बना हुआ था। शक्ति ओबरॉय ब्रदर्स के केबिन के बाहर रखकर गेट नॉक करता है। केबिन में से नील की रोकदार आवाज आती है, कम इन। शक्ति डोर ओपन करके केबिन में एंटर करता है। नील अपने केबिन में बैठकर अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर रहा था। शक्ति नील को देखकर उसे ग्रेट करता है, गुड आफ्टरनून सेकंड बस। शक्ति नील के आगे एक फाइल करते हुए कहता है, सेकंड बस, आपने मुझे उसे लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। इस फाइल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। नील एक नजर फाइल को देखा है और शक्ति से बोलने का इशारा करता है, सेकंड बस, उसे लड़के का नाम राकेश राणा है और उसका निकनेम रॉकी है। इस शहर के एमएलए बलदेव राणा का बेटा। सेकंड बस, रॉकी 1 नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है। अपनी बाप के पैसे और पावर का इस्तेमाल करता है। लड़कियों को अपना खिलौना समझता है। देर रात तक पार्टी करना और बाकी की रात लड़कियों के साथ गुजारना, यह उसका रोज का काम है। रॉकी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इस वजह से रॉकी के आए दिन लोगों के साथ झगड़ा भी होते रहते हैं, लेकिन अपने बाप का एमएलए होने का भरपूर फायदा उठाता है।
बलदेव राणा को अपने बेटे की हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो अपने बेटे की सारी करतूत में उसका साथ देता है। नील राकेश राणा और रॉकी को ब्लैक हाउस में लेकर आओ, बहुत ज्यादा गर्मी है इसमें, वही इसकी सारी गर्मी निकालने पड़ेगी। शक्ति सेकंड, बस कुछ दिनों में इलेक्शन है और बलदेव राणा को डर है कि कहीं रॉकी का उसके गुस्से की वजह से किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि इससे उनके इलेक्शन पर असर पड़ सकता है, इसलिए इलेक्शन ना हो जाए तब तक के लिए उन्होंने रोगी को आज सुबह ही विदेश भेज दिया है। लेकिन कहाँ भेजा है, इस बात को सीक्रेट रखा है। नील शक्ति की बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है। शक्ति सेकंड, बस आप मुझे ऑर्डर दिन में अपने सीक्रेट एजेंट के जरिए रॉकी का पता लगा सकता हूँ कि वह कौन से देश में है, कौन से शहर में, कौन सी जगह पर रुका हुआ है। नींद नहीं सकती, लगता है अभी उसे राकेश राणा का वक्त नहीं आया है। थोड़ा और जीने देते हैं उसे, आने दो उसे, जैसे ही वह आए थे बोथ लो उसे। शक्ति ओके सर, अनिल ने अपना मुंह खोलिया। नहीं सकती, अभी तक तो नहीं लगता है। अनिल रमेश खन्ना का बड़ा ही वफादार कुत्ता है, इसलिए उसे अपने मालिक के खिलाफ भौंकना पसंद नहीं है। नील, मुझे उसकी वफादारी के किस नहीं सुनना है, लगता है अब तक तुमने उसे उतना ही टॉर्चर किया है जितना वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अब उसे इतना टॉर्चर करो कि उसे बर्दाश्त के बाहर हो जाए और वह कुत्ता तोता बनाकर सब पत्थर पातर बोल दे। शक्ति ओके सर। फिर नील और शक्ति अपनी माफिया से रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद शक्ति वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वीर ने छवि के पास उसके लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भिजवाई थी, जिसे पहनकर छवि वीर के साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी। थोड़ी देर बाद भी रूम में आता है और छवि को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन जब वह छवि को देखा है तो देखा ही रह जाता है, क्योंकि एक सिंपल सी ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि वह ड्रेस एक्सपेंसिव थी, लेकिन सिंपल थी। छवि के पहन लेने से उसे ड्रेस में 4 चांद लग गए थे। वीर तो छवि को देखकर ही खो गया था। वह अपने मन में कहता है, बहुत फुर्सत से बनाया है तुम्हें बनाने वाले ने। डॉक्टर उषा की बातों से वीर अपने ख्यालों से बाहर आता है। सर, वैसे तो इन्हें अभी डिस्चार्ज की जरूरत नहीं थी, इन्हें अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत है ताकि इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। वीर, डोंट वरी डॉक्टर उषा, इनका अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, लेकिन यहाँ नहीं, ओबरॉय मेंशन में, वहाँ पर इनका हॉस्पिटल से भी ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर उषा, ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर उषा वहां से चली जाती है। छवि, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वीर, हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सभी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। वह कैसे? वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। वीर जल्दी से वहां से बाहर निकल जाता है। वह आगे बढ़ता जा रहा था, अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर देखा है तो वहां कोई नहीं था। वीर फिर से अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देता है, जहां पर छवि बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वीर जब छवि को ऐसे देखा है तो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अचानक इस तरह के मूवमेंट से छवि घबरा जाती है और वीर की गर्दन में अपनी बहन लपेट देता है और वीर को देखने लगती है। तो वीर कहता है, इस तरह चलोगे तो हमें यहाँ से निकलने में ही रात हो जाएगी। वीर छवि को अपनी बाहों में लेकर रूम के बाहर आ जाता है। छवि को इस तरह से बहुत शर्मा रही थी। वीर समझ जाता है कि छवि शर्मा रही है। वह अपने एक एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वीर का इशारा बॉडीगार्ड समझ जाता है। थोड़ी देर में कई सारे बॉडीगार्ड वीर और छवि को कर लेते हैं। छवि जब अपने
आसपास दिखती है तो हैरान हो जाती है पर रहती कुछ नहीं। वीर छवि को लेकर लिफ्ट से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। सामने ही वीर की कर खड़ी थी। वीर को देखकर एक बॉडीगार्ड कर का दरवाजा ओपन करता है। वीर छवि को अपनी गोद में लेकर कर में बैठ जाता है। गाड़ी हॉस्पिटल से ओबरॉय मेंशन के लिए निकल जाती है। कर ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और पैसेंजर सीट पर बॉडीगार्ड बैठा था। इस तरह वीर की गोद में बैठने से छवि को बहुत शर्म आ रही थी। छवि, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं सीट पर बैठ जाऊंगी। वीर, नहीं, तुम्हें इस तरह लेकर बैठने में मुझे कोई परेशानी नहीं है छवि, पर मुझे शर्म आ रही है। वीर कर का एक बटन प्रेस करता है तो कर में पार्टीशन ऑन हो जाता है। पार्टीशन साउंड प्रूफ था। वीर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? छवि कुछ नहीं रहती और अपनी निगाहें नीचे करके वीर की गोद में बैठ जाती है। वीर ध्यान से छवि के चेहरे को देखने लगता है। वीर की नजर पहले छवि की आंखों पर जाती है जो बड़ी बड़ी पलकों से झुकी हुई थी, और फिर छवि के दोनों गालों पर, और फिर उसके बाद छवि के नेचुरल पिक होठों पर आकर ठहर जाती है। वीर छवि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है और फिर बारी बारी से छवि की दोनों आंखों को, फिर उसके दोनों गालों को चूम लेता है और फिर छवि को देखने लगता है। छवि भी वीर को देखने लगती है और समझने की कोशिश करती है कि अभी अभी वीर ने उसके साथ क्या किया। वह आगे कुछ समझ पाती उससे पहले ही वीर अपने होंठ छवि के होठों पर रख देता है। छवि अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके वीर को देख रही थी और वीर तो छवि को किस करने में बिजी हो गया था। बेशक यह उनकी पहली की नहीं थी, लेकिन फिर भी यह उनकी पहली ही की थी, क्योंकि जब उनकी पहली किस हुई थी तब दोनों होश में नहीं थे। छवि को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह समझने की कोशिश कर रही थी कि वीर उसके साथ क्या कर रहा है। धीरे धीरे वीर के होंठ छवि के होठों पर चल रही थी। छवि को अपना विरोध ना करता देख वीर की किसी और दीप होती जा रही थी। वीर को करीब 10 मिनट हो चुके थे छवि को इस तरह किस करते हुए। अभी छवि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो वह अपने दोनों हाथ वीर के कंधों पर रखकर उसे अपने आप से दूर करने लगी। वीर को भी अब समझ आ जाता है कि छवि को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वह छवि को छोड़ देता है और अपना माथा छवि के माथे से टिककर लंबी से लंबी सांस लेने लगता है। छवि की भी सांसें तेज चल रही थी। छवि अपने आप को नॉर्मल करके वीर से पूछता है, यह आप क्या कर रहे थे? छवि का सवाल सुनकर वीर छवि को देखने लगता है और फिर उसका सर अपने सीने पर रखकर अपने हाथों का गहरा बनाकर छवि को अपनी बाहों में कैद कर लेता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है। वीर, कुछ नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। वैसे मैं तुम्हारे घर पर इन्फॉर्म करवा देता हूँ कि तुम हमारे साथ हो। वीर की बात सुनकर जल्दी से 26 सर ऊपर करके वीर को देखने लगती है। क्या हुआ? प्लीज आप मेरे घर पर कुछ मत बताना। वीर छवि को देखने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि छवि उसे ऐसा क्यों कह रही है। वह सोचता है कि छवि के पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे छवि के लिए, पर छवि क्यों नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को उसके बारे में पता चल। फिर कुछ सोचकर वीर कहता है, वैसे अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हारे पेरेंट्स हमसे तुमको डर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। छवि, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को ये बात कभी पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ। वीर, क्यों? छवि कुछ नहीं रहती और अपनी नजरें नीचे करके वीर की गोद में बैठी रहती है। छवि ने अपने मन में ठान लिया कि वह अब मिश्रा हाउस कभी नहीं जाएगी। भले ही वह अब कहीं पर भी चली जाए, लेकिन अपने घर कभी नहीं जाएगी। छवि को कुछ ना बोलना देख वीर
कहता है ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, और वीर छवि का सर फिर से अपने सीने पर रखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में वीर को अपने सीने पर छवि की गर्म सांस महसूस होने लगती है, तो फिर वीर छवि को झुक कर देता है तो वह सो रही थी। फिर वीर छवि को और टाइटली हग करके खुद भी आंखें बंद कर लेता है। करीब 1 घंटे में उनकी कार ओबरॉय मेंशन के बाहर आकर रुकती है। बॉडीगार्ड जल्दी से कार का गेट खोलना है। वीर छवि को अपनी गोद में लेकर कल से बाहर आता है और ओबरॉय मेंशन के अंदर एंटर हो जाता है। आखिर क्या होगा जब भी छवि के बारे में उसके परिवार को पता चलेगा, और तब क्या होगा जब नील और वीर को छवि के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।